आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन, ये शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? नए स्मार्टफोन्स, बड़ी बड़ी ग्लास की इमारतें या शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? लेकिन समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ नए गैजेट्स तक सीमित नहीं है। इस विश्लेषण में हम मॉडर्नाइजेशन एंड द वेस्टर्न मॉडल, आधुनिकीकरण और उसके पश्चिमी प्रतिरूप का एक बेहद गहरा और एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस करने वाले हैं। मानव समाज का लगातार बदलना एक हकीकत है और इस बदलाव की कोर एनाटॉमी को समझना ही समाजशास्त्र की बुनियाद है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस जटिल विषय को बिल्कुल आसान और एनालिटिकल तरीके से डिकोड करना शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि आधुनिकीकरण की सही डेफिनेशन क्या है, उसके मुख्य लक्षण क्या हैं, पश्चिमी मॉडल क्या होता है, मेजर थिंकर्स इस पर क्या कहते हैं, और फाइनली भारतीय समाज पर इसका क्या सकारात्मक और नकारात्मक असर हुआ। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। तो चलिए सीधे अपने पहले मुख्य विषय पर चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और सबसे ज़रूरी सवाल उठता है, आखिर ये मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण सच में है क्या? क्या ये सिर्फ फिजिकल बदलाव है? इस सवाल का जवाब समझना पूरी चर्चा का बेस बनाएगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं। अगर प्योर एकेडमिक टर्म्स में कहें तो आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज अपनी सदियों पुरानी परंपरागत व्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर एक मॉडर्न, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जीवन शैली की तरफ आगे बढ़ता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ मशीन लगाने या फैक्ट्री खोलने तक नहीं रुका है। ये एक डीप साइकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। सोच बदलती है, समाज अंधविश्वास और पुरानी कुरीतियों को छोड़कर लॉजिक और तर्क को अपनाता है। ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है जो सोसाइटी के हर कोने को टच करता है। इस पर दिग्गज विद्वानों का क्या कहना है? यहाँ प्रसिद्ध स्कॉलर डैनियल लर्नर का एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक समाज आधुनिक समाज में परिवर्तित होता है। लर्नर का पूरा फोकस यहाँ एक विशेष शब्द पर है जिसे एग्जाम्स में जरूर हाईलाइट करना चाहिए, और वो है संक्रमण यानी ट्रांजिशन। ये वो प्रोसेस है जहाँ पुरानी मान्यताएं धीरे धीरे टूटती हैं और उनकी जगह नई रैशनल व्यवस्थाएं बनने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ एस.एन. आइजनस्टैड इस डेफिनेशन को थोड़ा और विस्तार देते हैं। उनके मुताबिक आधुनिकीकरण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया है। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि ये बदलाव सिर्फ किसी एक चीज का नहीं है। अर्थव्यवस्था का ढंग बदलेगा, पॉलिटिक्स चलाने का तरीका बदलेगा और समाज की आपस की बनावट कंप्लीटली नया रूप ले लेगी। ये एक 3 डायमेंशनल चेंज है। अब यहाँ एक ऐसा बड़ा कन्फ्यूजन आता है जिसे दूर करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अक्सर लोग समझते हैं कि आधुनिक बनने का सीधा मतलब वेस्टर्न बनना है, पर योगेंद्र सिंह जी इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देते हैं। उनका कहना है, आधुनिकीकरण केवल पश्चिमीकरण नहीं है, बल्कि समाज की नई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये डिस्टिंक्शन जरूर याद रखें। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों एक नहीं है। नए हालात के हिसाब से खुद को रैशनली ढालना आधुनिकता है, न कि सिर्फ यूरोपियन या अमेरिकन लाइफस्टाइल की अंधी नकल करना। इन परिभाषाओं को डीप में समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं उन फीचर्स की तरफ जो असल में मॉडर्न सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। यहाँ दोबारा सोक्रेटिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए एक सवाल पूछते हैं, अगर कोई समाज तेजी से बदल रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ आधुनिकीकरण ही हो रहा है? वो कौन से बुनियादी पिलर्स या तत्व हैं जो उस सोसाइटी को मॉडर्न का टैग देते हैं? आइए इन पिलर्स को एक एक करके समझते हैं। ये टेबल बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ 5 मुख्य स्तंभ हैं और सबसे खास बात यह है कि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बिल्कुल एक जायंट पजल की तरह। सबसे पहला है औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ नए कारखाने लगते हैं। अब लॉजिक लगाइए, जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो लोग गांव से वहां काम करने आएंगे, है ना? तो इससे जन्म होता है दूसरे स्तंभ का, नागरीकरण या अर्बनाइजेशन। गांव के लोग शहर बसाते हैं। अब जब महानगर बन गए और इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स हो गई तो उन्हें मैनेज करने के लिए स्किल्ड और पढ़े लिखे लोग चाहिए। इसलिए तीसरा स्तंभ आता है शिक्षा यानी एजुकेशन। चौथा स्तंभ है विज्ञान और तकनीक, जहां समाज पुराने सुपरस्टिशंस को छोड़कर साइंटिफिक प्रोग्रेस की तरफ भागता है।
और आखिर में आता है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। लोगों में अपने अधिकारों को लेकर अवेयरनेस आती है और पॉलिटिकल सिस्टम में सबकी भागीदारी तय होती है। ये पांचों एलिमेंट्स मिलकर एक चेन रिएक्शन बनाते हैं जो ट्रेडिशनल सोसाइटी को मॉडर्नाइज करता है। खैर, अब इस चर्चा के सबसे इन्फ्लुएंशियल और साथ ही सबसे ज्यादा डिबेटेड हिस्से पर चलते हैं, द वेस्टर्न मॉडल यानी पश्चिमी प्रतिरूप। यहाँ एक उत्सुकता जागृत होती है। क्या मॉडर्नाइजेशन का दुनिया भर में सिर्फ एक ही रास्ता है? क्या कोई एक सेट टेम्पलेट है जिसे ग्लोबली फॉलो करना पड़ता है? और आखिर ये पश्चिमी मॉडल सच में है क्या जिसकी इतनी एकेडमिक चर्चा होती है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। असल में पश्चिमी प्रतिरूप वो मॉडल है जहां वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका की हिस्टोरिकल ग्रोथ को आधुनिकता का एक आदर्श मान लिया गया है। इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें यूरोप की औद्योगिक क्रांति में हैं। इस मॉडल में पूरा जोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर होता है, जहां प्राइवेट वेल्थ और फ्री मार्केट को सबसे ऊपर रखा जाता है। साइंस और डेमोक्रेसी तो इसके कोर में है ही, पर इन सब के अलावा दो बुनियादी शब्द हैं जिन पर डीपली फोकस करना जरूरी है। पहला, व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म। ये टिपिकल वेस्टर्न अप्रोच है जहां फैमिली या समाज से ज्यादा अहम एक व्यक्ति की पर्सनल फ्रीडम और राइट्स होते हैं। और दूसरा, धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म, जिसका सीधा अर्थ इस मॉडल में ये है कि स्टेट का काम और धर्म बिल्कुल पूरी तरह से अलग अलग रहेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ही वेस्टर्न मॉडर्निटी की एक्चुअल नींव हैं। आइए अब उन समाज शास्त्रियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस पूरे एकेडमिक ढांचे को और वेस्टर्न मॉडल को आकार दिया। तो वो कौन से प्रमुख एकेडमिक आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने वेस्टर्न मॉडल के इन आइडियाज को इतना स्ट्रांगली स्थापित किया? किन लोगों ने इन थ्योरीज की नींव रखी जिसे पूरी दुनिया आज तक पढ़ रही है? आइए इन मुख्य थिंकर्स को समझते हैं। यहाँ दो बहुत बड़े नाम सामने आते हैं। पहले हैं दिग्गज समाजशास्त्री मैक्स वेबर। वेबर का आइडिया बहुत क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने कहा कि आधुनिक समाज की सबसे बड़ी पहचान है रैशनैलिटी यानी तार्किकशीलता और ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने एक बड़ा ही पावरफुल फ्रेज दिया था जिसे ध्यान में रखना चाहिए, नौकरशाही का लोहो पिंजरा यानी आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। उनका मानना था कि मॉडर्न सोसाइटीज अब इमोशंस, धर्म या परंपराओं से नहीं बल्कि रूल्स, स्ट्रिक्ट लॉजिक और मैकेनिकल कुशलता से चलती हैं। दूसरे बड़े थिंकर हैं टैलकॉट पार्सन्स। पार्सन्स ने कहा कि मॉडर्न सोसाइटी अचीवमेंट बेस्ड होती है। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये डिफरेंशिएशन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदत्त और अर्जित स्टेटस। यानी पहले के जमाने में आपकी पहचान आपके जन्म और जाति से मिलती थी जो प्रदत्त थी, पर मॉडर्न सोसाइटी में पहचान आपकी मेहनत और उपलब्धियों से मिलती है यानी अर्जित की जाती है। और अब जरा इस पॉइंट पर पूरा फोकस कीजिए, W. रोस्टो के 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये समझिए कि ये वेस्टर्न मॉडल का आर्थिक इंजन आखिर काम कैसे करता है। रोस्टो ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 5 स्टेप्स की एक यात्रा में बांटा। पहला स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो मेनली खेती पर आधारित होती है। दूसरा, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, यहाँ ग्रोथ के लिए बेसिक ग्राउंड तैयार हो रहा होता है। तीसरा स्टेज सबसे फैसिनेटिंग है, टेक ऑफ। इसे लिटरली एक हवाई जहाज की तरह इमेजिन कीजिए, जैसे एक प्लेन धीरे धीरे रनवे पर दौड़ता है और अचानक पूरी स्पीड से हवा में उड़ जाता है। इस स्टेज में इकोनॉमी में मैसिव निवेश होता है और ग्रोथ अचानक रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। चौथा स्टेज है ड्राइव टू मैच्योरिटी, जहां ग्रोथ स्टेबल और मैच्योर होने लगती है। और पांचवा अंतिम चरण है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। यहाँ उत्पादन और लोगों द्वारा चीजों का उपभोग अपने एब्सोल्यूट पीक पर होता है। लोग हेविली कंज्यूम करते हैं। ये बिल्कुल वेस्टर्न प्रगति का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है। थ्योरी और मॉडल्स तो हमने काफी डीप में डिस्कस कर लिए। अब इस थ्योरी को प्रैक्टिकल रियलिटी में अपने भारतीय संदर्भ में अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिवली सोचिए और एक सवाल पर विचार कीजिए। इस पश्चिमी मॉडल ने हमारे भारतीय सामाजिक ताने बाने को एक्चुअली कैसे इफेक्ट किया? अंग्रेजों द्वारा लाई गई वेस्टर्न एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आज के अल्ट्रा फास्ट डिजिटल इंडिया तक असर क्या रहा है? चलिए दोनों पहलुओं को तटस्थ होकर देखते हैं। किसी भी बड़े हिस्टोरिकल शिफ्ट की तरह इसके भी दो आमने सामने के पहलू हैं। अगर हम सकारात्मक यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो देश में साक्षरता और शिक्षा में प्रैक्टिकली बेहिसाब वृद्धि हुई है।
महिलाओं का स्टेटस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, वो पढ़ लिख कर सोसाइटी में आगे आ रही हैं, जाति प्रथा और उसके भेदभाव डेफिनेटली कमज़ोर हुए हैं। और जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल ग्रोथ हम आज फील कर रहे हैं वो भी इसी का डायरेक्ट रिजल्ट है। परंतु सिक्के का दूसरा पहलू उतना ही रियल और चैलेंजिंग है। नकारात्मक असर क्या रहा? संयुक्त परिवारों यानी जॉइंट फैमिलीज का तेजी से विघटन हुआ है। लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में टूट गए हैं। एक तरह का कल्चरल क्राइसिस जन्म ले चुका है, जहां लोग अपने मूल रूट से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। कंज्यूमरिज्म यानी भौतिकवादी चकाचौंध इतनी बढ़ गई है कि इच्छाएं रुकती ही नहीं। और इन सब के नतीजे में आने वाला अत्यधिक एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक ऐसा क्राइसिस है जो सीधे हमारे अस्तित्व को चैलेंज कर रहा है। ये कंपैरिजन साफ दर्शाता है कि आधुनिकीकरण कोई सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं है। इस विश्लेषण के आखिरी और निष्कर्ष वाले हिस्से पर आते हुए आइए सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। तो इन सभी तथ्यों का एंड रिजल्ट यानी टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि एक स्पेसिफिक साइज सबके लिए फिट नहीं हो सकता। भारत जैसे डीपली डाइवर्स और कल्चरली रिच देश में सिर्फ वेस्टर्न मॉडल की अंधी कार्बन कॉपी बना लेना कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकता। जरूरत है एक अपने इंडियन मॉडल की, एक ऐसा मॉडल जो हमारी परंपरा और मॉडर्निज्म के बीच एक सॉलिड संतुलन बनाए। एक ऐसा मॉडल जहां बड़े शहरों के साथ साथ प्राइमरी लेवल पर रूरल डेवलपमेंट को उतनी ही ताकत दी जाए, जो सामाजिक न्याय को स्ट्रिक्टली इंश्योर करे ताकि कोई वर्ग पीछे ना छूट जाए। और सबसे जरूरी बात, जो विकास के नाम पर हमारे पर्यावरण और पर्यावरण की सांस लेने की क्षमता को तबाह ना करे। आधुनिकीकरण का चक्कर आगे घूमता रहेगा, ये किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। परंतु इस सेशन को खत्म करते हुए इस गहरे सवाल पर जरूर विचार कीजिए। 21वीं सदी में दुनिया का कोई भी समाज अपनी डीपली रूटेड ट्रेडिशंस को बचाते हुए और मॉडर्न डेवलपमेंट की इस ओवरवेलमिंग लहर पर चलते हुए एक परफेक्ट बैलेंस आखिर कैसे एस्टैब्लिश कर सकता है? यही वो सबसे बड़ी चुनौती है और यही वो सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना ही आगे बढ़ते हुए समाज की ऐसी दिशा तय करेगा। इस अध्याय में पूरे वक्त साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।